So hello guys, welcome to the part 2 of the video of this series Prevention of Money Laundering Act. अभी तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 18 तक क्या पढ़ा था हमने? पावर्स अवेलेबल टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स. तो क्या क्या पावर अवेलेबल थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सर्वे कंडक्ट करने के लिए? ठीक है, सेक्शन 17 में थी, 18 में थी, 50 में थी, 19 में थी और 5 में थी. ठीक है, अब मैं जाऊंगी वापस बेयर एक्ट पे और बेयर एक्ट पे हम एक एक सेक्शन को ढंग से पढ़ कर आएंगे अब. ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ सबसे पहला वाला सेक्शन, दैट वाज सेक्शन 5. ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. जब डायरेक्टर, देखो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने की पावर अगर मैं आपको दे दूँ, ठीक है, तो वो किस किस के पास जाएगी? डायरेक्टर वगैरह के पास तो जाएगी ना, मतलब जो अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास तो पावर होनी ही चाहिए, वरना किसके पास होगी? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको तरीके से बताऊं जिससे अपने हमें ये याद हो जाए, तो पावर ऑफ अटैचमेंट जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को हम पहले तो अटैच कर सकते हैं और जो हमारे पास डायरेक्ट है उसको भी कर ही सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन है, हमें ये लगता है कि वो इंसान जो है जिसकी हम प्रॉपर्टी वो कर रहे हैं कॉन्फिस्केट, हमें लगता है कि वो इंसान ने मनी लॉन्ड्रिंग करके वो प्रॉपर्टी खरीदी है, तो हमें पहले तो राइटिंग में करना है ये काम. ठीक है, कि एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may be result in frustrating the proceedings relating to confiscation. So basically क्या हो रहा है यहाँ पे कि कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इसको अटैचमेंट कर लेता हूँ. अटैचमेंट इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि आपको एज एन लाइक आप मान लो डायरेक्टर हैं ईडी के और आपको लगता है कि इसको कर लेना चाहिए कॉन्फिस्केट या फिर अटैच. उसका रीज़न है क्योंकि आपको लग रहा है कि इंसान जो है वो या तो टैम्पर करेगा, ठीक है, या फिर वो उसको बेच देगा. तो अगर बेच ही देगा तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा ना. फ्रस्ट्रेशन का मतलब उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होगा कि वो प्रोसीडिंग्स ही मतलब काम की नहीं रह जाएगी, कंसील कर लेगा उस चीज़ को. ठीक है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है. ठीक है, कैसे कर सकता है? राइटिंग के अंदर, इन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोविजनली अटैच सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 180 दिन. गाइस यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद करके रखनी है. 180 डेज़ की बात है यहाँ पे, 180 डेज़ के लिए आप कर सकते हो. ठीक है, दूसरा, कोई भी अटैचमेंट जो है वो शैल बी मेड इन लेस, नो सच ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी मेड इन अ shall be made unless in relation to schedule offences a report has been forwarded to a magistrate under section 173. 173 जो है वो अब section 193 of BNSS हो गया है. ठीक है, तो इसके अंडर हमें क्या जाएगी? एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है? ECIR रिपोर्ट होती है. वो ECIR रिपोर्ट क्या होती है? एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. ECIR रिपोर्ट होती है, एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है. वो ECIR रिपोर्ट जो है वो भेजी जाती है, किसको भेजी जाती है? मजिस्ट्रेट को. या फिर कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड बाय पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस मेंशन्ड इन द शेड्यूल बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस of schedule offense as the case may be, or similar report or complaint has been made or filed under corresponding law or any other country, law of any other country. सो बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ECIR भेजनी है. किसको भेजनी है? मजिस्ट्रेट को भेजनी है. या तो कंप्लेंट फाइल हो रखी हो, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट ने खुद कॉग्निजेंस लिया, मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ प्रोवाइजो पे. दूसरा प्रोवाइजो क्या कह रहा है? दूसरा प्रोवाइजो कह रहा है कि प्रॉपर्टी of any person may be attached under this section not below the rank of deputy director authorize him for the purpose of this section has reason to believe, for such belief to be recorded in writing on the basis of material possession, that if such property of money laundering not attached immediately under this section, the non attachment of property likely to. ठीक है, सो कोई भी इंसान जो कि बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर है, वो अगर उसको लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए या फिर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की प्रॉपर्टी है उसको अटैच करना चाहिए, और उसको लगता है कि अगर इमीडिएटली अटैच नहीं करी तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा उस प्रोसीडिंग्स का, तो वो भी अटैच कर सकता है डायरेक्टर के अलावा भी. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो दैट पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 180 डेज. हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 180 डेज कैलकुलेट अगर आपको करना है, जो 180 डेज़ की बात कर रहा है, 180 डेज़ के लिए आप अटैच कर सकते हो.
कैसे कैलकुलेट होगा? 180 days, the period during which proceedings under this section is stayed by high court shall be excluded. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है कि 180 डेज का जो पीरियड है वो एक्सक्लूड होगा. द पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन इज स्टेड बाय हाई कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड एंड फर्दर प्रोसीडिंग्स नॉट एक्सीडिंग 30 डेज. हाई कोर्ट ने जिस पीरियड के लिए स्टे दिया है वो तो उस पर एक्सक्लूड हो ही जाएगा. ठीक है, एंड कौन सा पीरियड है? 30 दिन प्लस 30 डेज का उसके अलावा जो पीरियड है वो भी इसमें ऐड होगा. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 180 डेज प्लस हाई कोर्ट का जो स्टे है प्लस 30 डेज, ये सब क्या होगा? ये सब जो चीज़ें हैं वो है एक्सक्लूडेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ 180 डेज. ठीक है, यहाँ क्लैरिटी आ गई. फिर मैं आगे आ जाती हूँ. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हो गया है. Director or any other officer not below the rank of deputy director shall immediately after attachment under subsection 1 forward copy of the order along with the material in his possession referred in the subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope. तो डेप्यूटी डायरेक्टर से नीचे रैंक का बंदा नहीं होना चाहिए. एक तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए. क्या क्या नहीं होना चाहिए? नॉट बिलो द डेप्यूटी डायरेक्टर. ठीक है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ सील एनवेलप में मैंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सारी चीज़ें भेज दी है. एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall cease to have effect after expiry of for the period specified in that subsection or on the date of the order made under subsection 3 of section 8. ठीक है, तो सारे जो है ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है. ठीक है, इट्स नॉट दैट रेलिवेंट. आगे हम चलते हैं. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द person interested in the enjoyment of immovable property attached to subsection 1 from the okay. So अब ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच भी हुई है तो भी ऐसा नहीं है कि आप उस घर में रह रहे तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा. आप इंजॉय कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को. ठीक है, बस हमने उसको अटैच कर लिया से ज़रा, आप कुछ को खरीदे नहीं, बेचे नहीं, ये सब चीज़ें ना करें. ठीक है, पर्सन इंटरेस्टेड कौन है? जो कि क्लेम कर रहा है. ठीक है, या फिर जो एंटाइटल्ड है क्लेम करने के लिए उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, वो है पर्सन इंटरेस्टेड. ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पर्सन इंटरेस्टेड की डेफिनेशन देके पूछ लिया क्या क्या उनमें से क्या क्या चीज़ है. Director or any other officer who provisionally attach any property under subsection 1 shall, within the period of 30 days from such attachment, file a complaint stating the fact that such attachment. Okay. किसी डायरेक्टर वगैरह ने जिसने प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच करी है सबसेक्शन 1 के अंदर, उसको 30 डेज़ के अंदर अंदर उस अटैचमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी. उसमें क्या लिखना पड़ेगा? क्या क्या फैक्ट्स हैं. ठीक है, अटैचमेंट के क्यों अटैच किया गया है, किसको लिखा, क्यों किसको कंप्लेंट करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर को ये चीज़ लिखनी पड़ेगी. ठीक है, ये हो गई क्लैरिटी. अब उसके बाद मैं आ जाती हूँ वापस से. मैंने देखा सेक्शन 5 मेरा कवर हो गया. ठीक है, फिर हम सेक्शन 16 पे आती हूँ. सेक्शन 16 की बात है टू कंडक्ट सर्वे ऑफ द प्लेस. तो मैं एक बार यहाँ पे देख लेती हूँ. व्हाट आर द पावर्स ऑफ अथॉरिटी ड्यूरिंग सर्वे. ठीक है, अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर होती है सर्वे करते समय? प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन द रिकॉर्ड इंस्पेक्टेड बाय हिम एंड मेक और कॉज टू बी मेड एक्सट्रैक्ट और कॉपीज देयर फ्रॉम. आइडेंटिफिकेशन मार्क वो लगा सकता है. ठीक है, कॉपीज वॉपीज बना सकता है सेक्शन 16 के अंदर. इन्वेंट्री बना सकता है ऑफ प्रॉपर्टी चेकड और वेरीफाइड बाय हिम. ठीक है, मतलब बेसिकली लिस्ट बना सकता है कि ये मैंने ये एक्स जगह प्रॉपर्टी है, वाई जगह प्रॉपर्टी है, मान लो ये जयपुर प्रॉपर्टी है, दिल्ली प्रॉपर्टी है, ये हरियाणा में प्रॉपर्टी है, ये तेलंगाना में प्रॉपर्टी है, ये केरला में प्रॉपर्टी है, और ये इतने गज की है, ये 500 की है, ये 1000 गज की है, ये 150 बीघा की, ऐसे कर करके पूरी इन्वेंट्री की जो उसने वेरीफाई करी है उसकी इन्वेंट्री बना सकता है. ठीक है, चेकड और वेरीफाइड ऑफ एनी प्रॉपर्टी. चेकड और वेरीफाइड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोटिस नहीं करोगी, मैं बता देती हूँ. चेकड और वेरीफाइड है. ठीक है, record the statement of any person present in the place which may be useful for or relevant to any proceedings under this act. ठीक है, तो कोई भी पर्सन उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है. देखो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा कॉमन सेंस वाला नहीं है. मतलब हमें लग सकता है अगर एग्जाम में आए तो MCQs में कि यार ये स्टेटमेंट थोड़ी होगा कुछ नहीं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट इन द प्लेस विच मे बी यूजफुल फॉर रेलिवेंट फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट. ठीक है, फिर मैं आ जाती हूँ आगे सेक्शन 16 के अंदर. सेक्शन 16 मैंने यहाँ से तो पढ़ लिया कि क्या क्या पावर्स हैं. तो मार्क्स कर सकता है, इन्वेंट्री बना सकता है, और क्या कर सकता है,
स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है जो कि उसको लगता है यूज़फुल होंगे। अब मैं वापस आ जाती हूँ अपने बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है भाई? बेयर एक्ट में लिखा तो यही होगा, पर इसके अलावा भी कुछ कुछ डेफिनेटली लिखा होगा। क्या क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ सर्वे आ गई पहले तो, ठीक है। पावर ऑफ सर्वे किसके पास है? हमें लगता है कि इसके पास है कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं विद इन लिमिट्स ऑफ एरिया साइंड, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है। दूसरा क्या है? इन रेस्पेक्ट, हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज़ ऑथराइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस अथॉरिटी, ठीक है, और अदर सच अथॉरिटी। तो बेसिकली क्या क्या एरिया है वो कर सकता है। एट विच एनी एक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस इज कैरीड और मे रिक्वायर एनी प्रोपराइटर एम्प्लॉयर एनी अदर पर्सन हु मे एट द टाइम ऑफ प्लेस बी अटेंडिंग इन एनी मैनर टू और हेल्पिंग, ठीक है, अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट। तो हमें क्या, किस किस को, मतलब जो अथॉरिटी आई है उसको क्या क्या हेल्प करना है? नेसेसरी फैसिलिटी देनी है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक और वेरीफाई देनी है, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है जो उसको रिक्वायर्ड हो, जो उसके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। वेयर एन एक्ट कंस्टिट्यूट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज कैरिड ऑन शैल ऑल्सो इंक्लूड अदर प्लेस। तो बेसिकली ना यहाँ पे क्या, इस एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है कि पर्पज ऑफ द सबसेक्शन विच वेयर एन एक्ट कंस्टिट्यूट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस कैरीड ऑन, जैसे आप बोलो कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है तो उसमें ना और भी जगह इंक्लूड होती है। जैसे कौन कौन सी जगह इंक्लूड होती है? जहाँ पे वो एक्टिविटी हुई है उस जगह के अलावा, कि चलो केरला में हुई है पर तेलंगाना में भी हुई है, ठीक है, तो केरला और तेलंगाना दोनों वो जगह हो गई जहाँ पे वो जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है इसको कि जैसे उसने अपना सर्वे कंप्लीट कर लिया है, सर्वे कंप्लीट करने के बाद क्या बोल रहा है ये? सर्वे कंप्लीट करने के बाद यह करेगा, forward a copy of a reason so recorded along with the material in his possession referred subsection 1 to the adjudicating authority in a seal envelope। तो ये सब चीज़ उसने कर ली, फिर वापस क्या करेगा? फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जाके बता देगा कि भाई को मैंने ये सब किया है, ठीक है। और पावर आ गई फाइनली इसके अंदर जो हमने पढ़ी थी, क्या है? इन्वेंट्री बना लेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस कर देगा, और क्या करेगा? जो भी यूज़फुल होगा वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। सबसेक्शन सब क्लॉज 3 के अंदर, सेक्शन 16 के सब क्लॉज 3 के अंदर ये पावर हमें दी हुई है, ठीक है। फिर मैं आगे आ जाती हूँ। फिर मैं आगे आने के बाद क्या पढ़ूंगी अब? व्हाट आर द पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अथॉरिटी ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर ये सेक्शन 17 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आपको पहले बता देती हूँ उस चीज़ को लेके क्या क्या पावर है वो एक बार देख लो। एंटर कर सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है, प्लेस, वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट वेयर ही हैज़ रीज़न टू सस्पेक्ट दैट सच रिकॉर्ड और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर केप्ट, ठीक है। हमें लगता है कहाँ का अपन जो ऑथराइज ऑफिसर है वो सर्च सीजर कर सकता है, क्या क्या उसकी पावर होती है? तो वो क्या कर सकता है? बिल्डिंग, वेसल, ऐसी प्लेस को सर्च सीजर कर सकता है, एयरक्राफ्ट को, जब उसको लगता है कि यहाँ पे ना रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के, ठीक है। गेट वेट तोड़ के अंदर आ सकता है, लॉकर, सेफ, अलमीरा, रिस्पेक्टेबल वेयर अदर रिसेप्टेबल वेयर द कीज देयर ऑफ आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। सीज कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को, फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सच सीजर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो लगा सकता है, और मेक और कॉज टू बी मेड एक्सट्रैक्ट कॉपीज देयर फ्रॉम इन्वेंट्री, एग्जामिन ऑन ओथ एनी पर्सन हु फाउंड टू बी इन पोजेशन और कंट्रोल। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एग्जामिन ऑन ओथ, ओथ पे एग्जामिन कर सकता है जो इंसान इन सबकी पोजेशन में है, ठीक है। आपको ये थोड़ा थोड़ा रेड जैसा साउंड नहीं कर रहा है कि रेड पड़ी है? ये बोल रहे हैं कुछ सर्च सीजर रेट बढ़ गई है यहाँ पे, ठीक है। रेट पढ़ने में क्या होता है? ये सब चीज़ें तो होती है, तोड़ दिया, फोड़ दिया, निकाल दिया, देख लिया, ये हो गया, वो हो गया, सब चीज़ें, मतलब बेसिकली दे हैव ऑल द पावर इन दिस वर्ल्ड कि वो आपकी सारी प्रॉपर्टी को एकदम खाड़ के फेंक सकते हैं। ऑफ कोर्स वो लेके नहीं जा रहे हैं या फिर सीज कर रहे हैं तो भी मतलब नोट नोट करके सीज कर रहे हैं, बट सिंपल टर्म्स में यही है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास कितने सेक्शन कवर हो गए यहाँ पे? हमने कवर कर लिया 16 कवर कर लिया, 17 कर लिया, ठीक है। पर्सनल कंडक्ट की पावर, पर्सनल सर्च की पावर है हमारे पास, और समन्स वगैरह की पावर है, ठीक है। लेट मी चेक फॉर वाइल 18 19, हाँ तो हमारे पास आगे आ रहा है।
क्या टाइम लिमिट है फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी सीज ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, ये इंपॉर्टेंट है टाइम लिमिट्स। सेक्शन बी से किस में दिया हुआ है 3 months फ्रॉम द एंड, 3 months मतलब 3 months होगा 30 और 30 कितना हुआ 120 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी वर सीज। तो कहाँ से फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, तो किसी मतलब चीज़ें ना याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अब इसमें क्या होगा आप भूल जाओगे, एग्जाम में आएगा आपको लगेगा याद तो है पर वही कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ लिखा हुआ है, फ्रॉम द डे ऑफ द सीजर आ जाएगा वो, ये है। ठीक है, 15 को मान लो, जस्ट अ सेकेंड, 15 को हुआ था सीजर, 30 का महीना है, तो 3 months क्या है 30 से 3 महीने, 15 से 3 महीने नहीं, end of the month in which such record the property was seized on expiry of the said 3 months period the record and property shall be returned to person from whom such record the property was seized unless adjudicating authority permits retention beyond the said period। 3 कितना महीने की पावर है 3 महीने, मतलब 120 दिन की पावर है। कब से है जिस महीने में वो अटैच हुआ है उस महीने के एंड से लेके, मतलब वो महीना ख़त्म हो जाए उसके बाद से 3 महीने शुरू होते हैं, उसको वो वाले 3 महीने जो है वो आप उतना रिटेन कर सकते हैं। रिटेंशन जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और नहीं तो आपको हटाना पड़ेगा। सेक्शन 20 और 21 में ये बात कही हुई है। ठीक है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पर्सन बीइंग सर्च ड्यूरिंग सर्च। तो राइट्स क्या क्या हैं सेक्शन आपके जब आपको सर्च किया जाता है तो सेक्शन 18 में आपके राइट दिए हुए हैं। ठीक है, सर्च के सेक्शन ओके मैं एक बार 2021 विजिट कर लेती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी वहाँ पे भी आ जाए कि क्या यहाँ दिया हुआ है बेयर एक्ट में। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी 17-18 के अंदर सर्च वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, राइटिंग के अंदर करनी है पहले तो, सीज रिटेन्ड नॉट पीरियड एक्सीडिंग 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रॉपर्टी सीज। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो जो उसमें दिया हुआ है ना अभी जो हमने पढ़ा है दैट वॉज मेंशन प्रायर टू द अमेंडमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days फ्रॉम द डे ऑन विच सच प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड और फ्रोजन एज द केस में बी। ठीक है, तो 180 days की बात है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पे गलत लिखी हुई है, गलत एज इन पुराने उसमें है ये, तो ये अमेंडमेंट हो गया है बियॉन्ड द सेट पीरियड। तो इट्स नॉट 3 months, नाउ इट्स 180 days। ठीक है, कितना है ये 180 days है ये। वन 180 days की बात है यहाँ पे, फ्रॉम द डे है। अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, फ्रॉम द डे on which such property was seized and froze। ठीक है, officer authorized by director shall immediately after he has passed an order of retention or continuation of freezing of property for purpose of adjudicating। ठीक है, वही सेम सील एनवेलप के अंदर भेजेगा। ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी शैल बी रिटर्न टू द पर्सन। एक्सपायरी के बाद प्रॉपर्टी को रिटर्न कर दो। एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है बिफोर ऑथराइजिंग द रिटेंशन और कंटिन्यूशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सच प्रॉपर्टी बियॉन्ड पीरियड स्पेसिफाइड shall satisfy himself that the property is prima facie involved in money laundering and property is required for the purpose of adjudication under section 8। तो उसको स्पेसिफाई करना होता है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अगर आपको रिटेंशन करना है कंटिन्यूशन करना है फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी का तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को कि जो प्रॉपर्टी है वो सीज सही तरीके का सीज करने का रीज़न क्या है। आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन सब सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 और सेक्शन 8 स्पेशल कोर्ट शैल डायरेक्ट रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो मान लीजिए कॉन्फिस्केशन हुआ है सेक्शन 8 के सब सेक्शन 5 और 7 के अंदर, तो स्पेशल कोर्ट के पास पावर होती है कि वो डायरेक्ट कर दे कि जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा है उसको आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, वेयर an order releasing the property has been made by special court under subsection 6 section 8 of adjudicating authority under section 58b and section 60, the director
or any authority authorized by him in this behalf without may withhold release of such property from the period of 90 days from the date of receipt of such order if he is of opinion. So क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब ऑर्डर ऑफ वेयर एन ऑर्डर ऑफ रिलीजिंग प्रॉपर्टी हैव बीन मेड, स्पेशल कोर्ट ने रिलीजिंग ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर है ना, उसके वो ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ में विद होल्ड रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए वो विद होल्ड कर सकता है. मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 90 डेज़ तक आप उसको विद होल्ड कर सकते हो अगर उसको लगता है कि वो रिलेवेंट है प्रोसीडिंग्स के लिए. तो समझ गए आप बात यहाँ पे. पहले तो क्या है, 180 दिन कब से, फ्रॉम द डे ऑफ अटैचमेंट, ठीक है. फिर स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है, 7-8 सब क्लॉज में. तो फिर क्या हुआ, जब आपको ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद आपके पास कितने दिन बचे, क्या आपके पास अभी भी 90 डेज़ हैं, यानी 3 महीने 3 मंथ. तो अभी भी आपके पास है कि आप उसको बोलो कि अच्छा ये रेलेवेंट है प्रोसीडिंग्स के लिए, तो आप उसको नहीं करो फिर रिलीज़, ठीक है. और ये उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो कि क्या है, उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो प्रोसीज ऑफ क्राइम की प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी बात हो रही है, उसकी नहीं बात हो रही जो प्रोसीज ऑफ क्राइम की प्रॉपर्टी है, ठीक है. अब मैं आ गई हूँ 21 में, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड की बात कर लूँ. तो रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो कितना रिटेन करेंगे, वही 180 डेज, सेम चीज़. और फ्रॉम द डे एक्सपायरी सेम चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड है. व्हेन द रिलीजिंग ऑफ द रिकॉर्ड मेड बाय कोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कितनी पावर है, 90 डेज, सेम चीज़ है. तो दोनों जो सेक्शन है दे आर ऑलमोस्ट सेम. ये रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है. दोनों में 180 डेज दिए हुए हैं, साथ में क्या दिया हुआ है, 90 डेज स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के बाद की बात कर रहा है ये, ठीक है. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. मैं एक बार एक और PDF है, उसमें भी आपको कुछ मैं एक बार देख लेती हूँ कि वो उस PDF का क्या स्टेटस है. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेम. स्टिल लेट मी चेक कि इसमें भी सेम इसने अमेंडमेंट्स की बात करी हुई है कि नहीं करी हुई है. सेक्शन 17, 20, 21 यहाँ अमेंडमेंट है. तो आई थिंक वी शुड रेफर दिस PDF नाउ, बिकॉज उस PDF में थोड़ा सा ना पुराना डेटा है, बट दैट्स फाइन, ठीक है. सो बियॉन्ड पीरियड ऑफ 180 डेज़, तो यहाँ पे वो क्लियर हो गया, तो हम आगे इस चीज़ से बच जाएंगे. ऑल्दो वी आर रीचेकिंग सारी चीज़ें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्टिल, ठीक है. व्हाट आर द राइट्स ऑफ पर्सन बीइंग सर्च. तो अब मैं राइट्स पे आ जाती हूँ. व्हेन एन अथॉरिटी इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन, he shall, if such person so requires, take such person within 24 hours to the nearest gazetted officer superior to the rank to him. जो भी इंसान जिसने अरेस्ट किया है उससे ऊपर वाली रैंक के गजेटेड ऑफिसर के पास लेके जाओ या मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ 24 आवर्स के अंदर. इफ़ द रिक्वेजिशन इज मेड, द अथॉरिटी शैल नॉट डिटेन द पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स प्रायर टू टेकिंग हिम बिफोर द gazetted officer superior in rank to him or magistrate referred to in that subsection. The gazetted officer or magistrate before whom any such person is brought shall, if he sees no reasonable ground for search, forthwith discharge of such person, but otherwise shall direct the search be made. Such search shall be made in the presence of 2 or more persons. No female shall be searched by any one except female. तो देखो फीमेल का फीमेल के साथ पावर है, 24 घंटे के अंदर आप प्रेजेंट करो नियरेस्ट गजेटेड ऑफिसर के सामने, ठीक है, जो आपकी रैंक से ऊपर है, जिसने अरेस्ट किया है. उसके बाद क्या आ रहा है कि सुपीरियर रैंक के बंदे को जो सुपीरियर रैंक की बात हो गई है, मजिस्ट्रेट के सामने करो. मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है कि वो क्या करे, उसको डिस्चार्ज भी कर दे, ठीक है. एंड द रिक्वेजिशन में अथॉरिटी शैल नॉट डिटेन द पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स. तो अगर हाँ रिक्वेजिशन इज मेड है, मतलब बंदा खुद बोले तब की बात है. अथॉरिटी को 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं करना. नहीं बोलोगे तो अगर वो कर भी लेंगे आपको डिटेन, ठीक है, कि मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा अगर आपको डिटेन कर रहे हैं तो अथॉरिटी शैल नॉट डिटेन अ पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स प्रायर टू टेकिंग हिम बिफोर द गजेटेड ऑफिसर. अगर आपने बोला है तो, नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो रख लेंगे आराम से. व्हाट आर द राइट्स ऑफ पर्सन ड्यूरिंग अरेस्ट, ठीक है. अभी हम वापस चलेंगे कहाँ पे, वेयर एक्ट पे. Rights of person during arrest. Authorized officer making arrest shall, as soon as may be, inform the arrestee of the grounds for such arrest.
Every person so arrested shall within 24 hours shall be taken to judicial magistrate or metropolitan magistrate as the case may be having jurisdiction. तो अभी क्या हुआ, 18-19 में क्या हुआ, अरेस्टेड पर्सन के राइट देखे मैंने, ठीक है. 16-17 मैंने क्या देखा कि पावर क्या है, ठीक है, सर्च सीजर की, ठीक है. अभी मैंने उससे पहले सेक्शन 20-21 देखा. 20-21 से मैंने क्या देखा कि क्या टाइम लिमिट है रिटेंशन का, रिकॉर्ड वगैरह रिटेन अगर आप कर रहे हो मेरे तो, ठीक है. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ना याद करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट दिक्कत कहाँ आती है, याद करने में, ठीक है. मैं अब आखिरी वापस पढ़ा रही हूँ सेक्शन, कौन से अभी हमने पढ़े थे, सेक्शन अभी हमने पढ़े हैं 19 और 18 है ना. 19, 18, 20 और 21 तो हमने पढ़ ही लिए थे. 19 और 18 पे हम चलते हैं, सेक्शन 19 और 18 पे. 18 है सर्च ऑफ पर्सन. अथॉरिटी इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल और स्पेशल ऑर्डर. उसको लगता है राइटिंग में होना चाहिए, ये हर जगह है. Any person has secreted about his person or anything under his possession, ownership, control, any recorded proceeds of crime which may be useful for relevant for the proceedings, he may search seize वो person या property को, ठीक है. मतलब किसी को लगता है कि इसको हमने ये रेलेवेंट है, इसके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको हम सर्च सीज कर सकते हैं. अथॉरिटी हु हैज़ बीन ऑथराइज इन द सबसेक्शन 1 शैल इमीडिएटली आफ्टर सर्च एंड सीजर. तो फिर वही सेम चीज़ सील्ड एनवेलप के अंदर वो चीज़ें भेज दो, ठीक है. वेर एन अथॉरिटी इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन ही शैल इफ सच पर्सन रिक्वायर्स, वो पर्सन रिक्वायर है जो मैंने अभी बताया ना आपको, 24 आवर्स के अंदर ले जाओ उस पर्सन को, ठीक है. ये फिर वापस यहाँ से क्या आ गए, राइट्स आ गए, ठीक है. एंड रिक्वेजिशन इज मेड, अथॉरिटी शैल नॉट डिटेन पर्सन मोर देन 24 आवर्स प्रायर टू द परमिशन. 24 आवर्स जो है वो शैल एक्सक्लूड द टाइम फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस. यहाँ पे जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, वो जो यहाँ रह गई है वो क्या है, 24 आवर्स में क्या चीज़ें हम रिटेन मतलब रिमूव कर रहे हैं 24 आवर्स में. राइट्स में जर्नी का टाइम 24 आवर्स में, नॉट जर्नी टाइम इंक्लूडेड, ठीक है, नो इंक्लूजन ऑफ जर्नी टाइम है. फिर हम आ जाते हैं गजटेड ऑफिसर मजिस्ट्रेट बिफोर whom any such person is brought shall, if he sees no reasonable ground for search, forthwith discharge such person, but otherwise shall direct the search be made. Before making the search under subsection 1 or subsection 5, the authority shall call upon 2 or more persons. So वही witness जो है वो कितने चाहिए, 2 witness चाहिए जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो सर्च सीजर. अथॉरिटी शैल प्रिपेयर लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट वगैरह बनाओ आप. कोई फीमेल को फीमेल ही इंटेरोगेट करेगी या फिर उसको सर्च करेगी, ठीक है. एंड अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड प्रॉपर्टी एंड सबसेक्शन 1 शैल विद द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच सर्च फाइल एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स, ठीक है. फिर मैं आ जाती हूँ डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. पर्सन को उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है. इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट आपको सेम चीज़ करनी है, सील एनवेलप में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजना है. इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट है, यहाँ पे 24 आवर्स का टाइम नहीं है. अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. एवरी पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल विद इन 24 आवर्स बी टेकन टू अ स्पेशल कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. तो फिर वही उसको लेके जाना है. प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स शैल एक्सक्लूड, जो जर्नी का टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा. तो अरेस्ट की पावर हो गई, रिटेंशन की पावर हो गई, ठीक है. फिर मैं आ जाती हूँ वापस से यहाँ पे. सो राइट ऑफ पर्सन ड्यूरिंग अरेस्ट हो गया एंड राइट ऑफ पर्सन बीइंग सर्च्ड हो गया. सर्च के टाइम पे क्या क्या राइट्स है भाई, 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट को बताओ, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को बताओ. वेमेन को वेमेन करेगी सर्च, ठीक है. 2 चाहिए हमें विटनेस साथ में, ठीक है. उसको रिलीज़ भी कर सकते हैं सर्च से. अरेस्ट के दौरान क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करो. ऑथराइज ऑफिसर जो है वो अरेस्टी को इन्फॉर्म करेगा किस चीज़ के लिए, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के लिए.
फिर हम आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद हमें क्या दिखता है, सेक्शन 50। हमने एक एक पावर देखी, अभी हमने सारी एक साथ पावर देखी थी, एक एक दे रहे हैं। व्हाट आर द पावर ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग इशूइंग समन, इशूइंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स? डी, एडी, जेडी, डीडी, एडी। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सबसे पहले डायरेक्टर आता है, फिर असिस्टेंट आता है, फिर जॉइंट आता है, फिर डेप्यूटी आता है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर of the Directorate of Enforcement ED के लोग हैं have the power to summon any person whose attendance he considers necessary whether to give evidence or to produce any records during the course of any investigation or proceedings. ED के लोगों के पास, ये सब जो भी लोग हैं इनके पास पावर है कि वो समन कर सकते किसी पर्सन को जिसकी अटेंडेंस उनको लगती है नेसेसरी है फॉर द इन्वेस्टिगेशन. All persons so summoned are bound to attend in person or through authorized agent as such officer may direct, and are bound to state the truth upon any subject respecting to which they are examined or make statement. Such proceedings are deemed to be judicial proceedings within the meaning of section 193 and section 228 of IPC. ठीक है. So ऐसी प्रोसीडिंग्स को क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193. विद इन द मीनिंग ऑफ व्हाट? विद इन द मीनिंग ऑफ 193 of section 228 of IPC. Cool. I hope you are understanding. अब हम सेक्शन 50 तक तो कवर कर चुके हैं. सेक्शन 50 के बाद हम टाइम लिमिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें रिकॉर्ड्स को कितने टाइम रिटेन कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है. ये भी सेक्शन 50 की ही सब ब्रांच में आगे भी पढ़ती थी. व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर अटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स इम्पाउंडेड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड. ठीक है. सो पावर्स क्या है अथॉरिटी की, किसी को समन वगैरह करने की, और कितने टाइम तक आप ये डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो. तो अथॉरिटीज एम्पावर टू इशू समन्स में इम्पाउंड एंड रिटेन इन हिज कस्टडी फॉर सच पीरियड एज ही थिंक्स फिट एनी रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर हिम इन एनी प्रोसीडिंग्स, provided assistant director or deputy director cannot impound any record without recording his reason, retain in his custody any such record for a period exceeding 3 months without obtaining the previous approval of the director. 3 महीने से ज़्यादा वो नहीं रख सकता है without obtaining previous approval of director. Without obtaining what? Previous approval of director. फिर हम आ जाते हैं एक बार वापस सेक्शन 50 के अंदर, so that we can read it from the bare act and recheck as well. ठीक है. Section 50. Director shall have for the purpose civil court की पावर है. ठीक है. क्या क्या है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, enforcing attendance of person, compelling production of record, evidence. ठीक है. witness, any other matter prescribed. डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है, वो एविडेंस ले सकते हैं. सारे पर्सन को समन किया जा सकता है या उसका ऑथराइज एजेंट उसको आना पड़ेगा. shall deem to be judicial proceedings, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. एवरी प्रोसीडिंग सब सेक्शन 2(3) shall deem to be judicial proceedings in the meaning of section 93 and 228. subject to any rules made in this behalf, central government or any officer referred in this subsection may impound and retain in his custody for such period as he thinks fit, and any record produced before him in any proceeding under this act, provided that an assistant director or deputy director shall not impound any record without recording his reason to doing so. assistant director और deputy director जब किसी रिकॉर्ड को impound करेंगे तो उनको रीज़न जो है वो लिखना पड़ेगा. रिटेन इन हिज कस्टडी एनी सच रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट डायरेक्टर. सो असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर अगर किसी चीज़ को इम्पाउंड करते हैं तो सब्जेक्ट टू असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर शैल नॉट इम्पाउंड. असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर को जो है अगर कोई चीज़ को इम्पाउंड कर रहे हैं तो बिना रीज़न के नहीं करना, और अपनी कस्टडी के अंदर कोई चीज़ 3 महीने ज़्यादा नहीं रखनी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ जॉइंट डायरेक्टर. तो जॉइंट डायरेक्टर का तो कम से कम अप्रूवल चाहिए ही चाहिए आपको. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ इम्पाउंड करनी है तो. ठीक है.